जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं मैनेजमेंट का, जो कि आपके 1 से 2 दिन से आपके नहीं आ पा रहे थे वीडियो। तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों 50 प्लस क्वेश्चंस आपके करने वाले हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि अब आपके पैटर्न एक तरह से चेंज हो रहा है जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो बात करें तो कंप्लीट 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल नहीं रहे हैं। बट अगर हम देखें जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉजिकली आप कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को समझ के कर सकते हैं। बट अब आपके ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके कंटेंट से, यानी कि आपके जो टॉपिक्स, आपके जो सिलेबस है उसमें से आपके पूछे जा रहे हैं डायरेक्टली। जैसे कि डेफिनेशन किसके द्वारा आपकी ये स्टेटमेंट कहा गया, तो ऐसे वाले प्रश्न आपके अब आना शुरुआत तो हो गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्थशास्त्र के जन्मदाता एवं प्रतिष्ठित विचारधारा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र के जन्मदाता और प्रतिष्ठित विचारधारा के संस्थापक कौन है आपके, तो एडम स्मिथ। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। आपसे इकोनॉमिक के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, अर्थशास्त्र के क्वेश्चन भी आपके पूछे जा रहे हैं। और इसी में अगर हम देखें, हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि अर्थशास्त्र के जन्मदाता एवं प्रतिष्ठित विचारधारा के संस्थापक कौन कहे जाते हैं, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ कहे जाते हैं। द नेक्स्ट है कि फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ये किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा सैमुअल्सन की पुस्तक है। दोस्तों स्टार लगा लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन है ना सभी सेलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस पुस्तक जो है आपकी किसकी है, तो ये सैमुअल्सन किसकी पुस्तक दोस्तों, सैमुअल्सन की पुस्तक है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम देखिए ये किसकी पुस्तक है, तो ये मार्शल की पुस्तक है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा प्रोफेसर, अगर हम देखें तो प्रोफेसर मार्शल की पुस्तक है आपकी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य है वो मानव समाज की प्रगति के नियम की सोच या खोज करना। ठीक है, अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या है, मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। किसके अनुसार है, तो ये मार्क्स के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार है, तो मार्क्स के अनुसार यह उद्देश्य अर्थशास्त्र का कि मानव समाज की प्रगति के जो नियम हैं इनकी खोज करना। ठीक है, क्या आपके प्रगति के जो नियम है इनकी खोज करना, किसके अनुसार, तो मार्क्स के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार एवं जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। किसके अनुसार, बेनहम के अनुसार। बेनहम के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, किसके अनुसार, तो आपको याद रखना है बेनहम के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो है किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा रॉबिन्सन की पुस्तक है। एंड दोस्तों इस वीडियो को शेयर आप सभी जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को है, जिससे कि आपके लिए मैक्सिमम नंबर्स में भी आपके वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाए, जिससे कि आपके कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप यहाँ पे कवर कर पाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस किसकी पुस्तक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों रॉबिन्सन की पुस्तक है आपकी ये। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मांग एक कैसी इच्छा है, तो देखिए मांग जो है ना आपके दोस्तों एक प्रभावशाली इच्छा है। सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, मांग क्या है दोस्तों, मांग एक प्रभावशाली इच्छा है। ठीक है, मांग की जो मात्रा और आपूर्ति की मात्रा के बराबर होने पर, देखिए जो मांग की मात्रा और जो आपूर्ति की मात्रा है ये अगर हम देखें बराबर होने पर बाजार को हम क्या कहते हैं, संतुलित कहा जाता है। ठीक है, कैसा बाजार है, संतुलित बाजार है। यदि मांग की मात्रा और आपूर्ति की मात्रा यदि दोनों बराबर हो जाए तो बाजार को हम कैसा कहेंगे, कि संतुलित बाजार है आपके। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो आपके लिए फैक्ट बनता है कि मांग की मात्रा और आपूर्ति की मात्रा के बराबर होने पर बाजार को हम क्या कहेंगे, तो संतुलित बाजार कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है कि मांग का नियम क्या बताता है, कि जब किसी वस्तु की मांग का परिणाम बढ़ेगा, जब किसी वस्तु की मांग का परिणाम यदि बढ़ेगा तो उसकी कीमत क्या होगी, उसकी कीमत घटती है। और जब परिणाम घटता है तब कीमत क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है। ठीक है, जब परिणाम घटता है तो क्या होता है, कीमत जो होती है क्या होती है, कीमत जो होती है आपकी दोस्तों बढ़ती है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से पता चला मांग का। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करती है। किसका कथन है, ये किसका कथन है आपके, तो हार्टले विदर्स का कथन है। किसका कथन है दोस्तों, हार्टले विदर्स का कथन है कि मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करती है। ठीक है, मुद्रा वह वस्तु है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो किसका कथन है, तो याद रखिएगा हार्टले विदर्स का कथन है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन दोस्तों अभी पूछा गया है प्रीवियस शिफ्ट में कि राष्ट्रीय आय की गणना कितने स्तरों पर की जा सकती है, तो उससे याद रखिएगा 3 स्तरों पर। पहला स्तर है आय स्तर, दूसरा स्तर है आपको उत्पादन स्तर, और तीसरा स्तर है दोस्तों व्यय स्तर। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की गणना कितने स्तरों में की जा सकती है, आपको याद रखना है 3 स्तरों में। ठीक है,
आय स्तर, उत्पादन स्तर और व्यय स्तर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन से अर्थ क्या है? एक वर्ष में जो उत्पादित होने वाली जो सभी वस्तुएं हैं और जो सेवाओं का जो बाजार मूल्य है, ठीक है, इसके जोड़ से है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पादन से अर्थ किससे है कि एक वर्ष में जितने भी उत्पादन होने वाली, आपकी उत्पादित होने वाली जो सभी वस्तुएं हैं और जो सेवाओं के बाजार मूल्य हैं, उन्हें अगर हम देखें इनके जोड़ से संबंधित होता है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हम देखें बैंक रेट क्या होता है दोस्तों, आप याद रखिएगा, इसमें जो सेंट्रल बैंक यानी कि आपका जो केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक कौन है आपका? केंद्रीय बैंक आपको पता है आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक रेट क्या होता है? इसमें केंद्रीय बैंक जो होता है ना, वो अन्य बैंकों से ब्याज प्राप्त करता है। जो रेट जारी करता है वो बैंक रेट कहलाता है। ठीक है, बैंक रेट क्या कहलाता है? जिसमें केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक जो है, अन्य बैंकों से जब ब्याज प्राप्त करता है, जो जिस इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लेता है, वही आपका बैंक रेट होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रेपो रेट, अगर हम बात करें रेपो रेट क्या होता है, तो जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों को जब उन्हें रुपयों की आवश्यकता होती है तो जो आपके देता है, तो उसे अगर हम बात करें तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि ये आपके परसेंटेज में आपके डाटा रहता है, रेपो रेट, बैंक रेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें रेपो रेट क्या है, तो आपने देखा कि रेपो रेट जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों को जब उन्हें रुपयों की आवश्यकता होती है तो जिस रेट पर उसे देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है दोस्तों? तो रिवर्स रेपो रेट याद रखिएगा, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में जो अधिशेष जो धन जमा करते हैं, और बदले में जो उन्हें उचित ब्याज मिलता है, वो रिवर्स रेपो रेट होता है। ठीक है दोस्तों, जिस पर जो कमर्शियल बैंक होते हैं, वो जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो धन जमा करते हैं, बदले में जो उन्हें ब्याज मिलता है, वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों की मुद्रास्फीति की गणना जो है ना, वो बिंदु विधि की से की जाती है। किस विधि से की जाती है अगर आपसे पूछा जाए, तो पॉइंट टू पॉइंट मुद्रास्फीति की जो गणना है ना, वो पॉइंट टू पॉइंट की जाती है, बिंदु विधि से आपकी की जाती है। ठीक है, आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है दोस्तों, सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको याद रखना है कैश रिजर्व रेशियो। आपको सीआरआर का फुल फॉर्म याद रखना है, सी से कैश, आर से रिजर्व एंड आर से रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो होता है दोस्तों सीआरआर का फुल फॉर्म। ठीक है, सीआरआर क्या होता है दोस्तों? तो सभी बैंकों को जो अपनी कुल जमा राशि होती है, सभी बैंकों को अपनी जो कुल जमा राशि होती है, उसका कुछ निश्चित राशि का हिस्सा जो होता है ना, वो रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है। ये आपकी एक तरह से अगर हम बात करें तो बॉन्ड्स में हो सकता है या गोल्ड में हो सकता है। इन सभी में जो आपकी जो हिस्सा होता है ना, जो बैंक के पास जमा करना पड़ता है, उसे दोस्तों कहते हैं सीआरआर। ठीक है, जिसे आपका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कैश रिजर्व रेशियो। एक आपका यहाँ पे ये फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो आपके पूछे जाने की संभावना बनती है, इसीलिए मैंने सभी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी हमने यहाँ पे पार्ट ऐड किया है। एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है एसएलआर का फुल फॉर्म। ठीक है, एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। ये क्या होता है दोस्तों? ये वैधानिक तरलता वह है जो जमा का 1% है, जिसे देश के सभी वाणिज्यिक बैंक को बनाए रखना आवश्यक होता है। यानी कि ये एक रेशियो जो है ना, ये सभी कमर्शियल बैंकों को बनाए रखना होता है। ठीक है, तो ये होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय क्या है दोस्तों, तो आपूर्ति संबंधी उपाय, लागत पक्ष संबंधी उपाय और मौद्रिक उपाय। ये 3 उपाय मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय आपको देखने को मिलते हैं। आपूर्ति संबंधी उपाय, लागत पक्ष संबंधी उपाय और आपके मौद्रिक उपाय। ठीक है, नेक्स्ट है किसी देश की एक भौगोलिक सीमा के अंदर, जब वस्तु और सेवाओं की जो खरीदी और बिक्री की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आंतरिक व्यापार के नाम से जानते हैं। जब किसी एक भौगोलिक सीमा के अंदर जब वस्तु और सेवा की खरीदी बिक्री की जाती है, तो उसे हम क्या जानते हैं? उसे हम आंतरिक व्यापार कहते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका डिफिनेशन या आपकी बात करें तो फैक्ट बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की जो आयात संरचना में 3 प्रकार की वस्तुएं शामिल होती हैं। ये 3 प्रकार की वस्तुएं कौन कौन सी होती है दोस्तों? पूंजीगत वस्तुएं, कच्चा माल और उपभोक्ता वस्तुएं। तो भारत की जो आयात संरचना है ना, इसमें 3 प्रकार की वस्तुएं शामिल होती हैं। पहली पूंजीगत वस्तुएं हो गई, सेकेंड आपकी कच्चा माल, थर्ड आपकी उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे ये फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, एफसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन करेंसी एसेट्स। एफसीए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फॉरेन करेंसी एसेट्स। और अगर आपसे पूछा जाए एफएफआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या होता है दोस्तों? स्टार लगा लीजिएगा, फुल फॉर्म आपसे पूछे जा रहे हैं डेली। तो फॉरेन करेंसी एसेट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट है
जब एक देश से वस्तुओं को दूसरे देश को भेजा जाएगा, यानी जब जैसे कि अगर हम बात करें हमारे भारत से, अगर हम बात करें कहीं हम दूसरे कंट्री पे आपकी जब कोई सामान भेजते हैं, कोई जब हम आपकी प्रोडक्ट भेजते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दोस्तों निर्यात कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे निर्यात कहा जाता है। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा जब एक देश से वस्तुओं को दूसरे देश में भेजा जाएगा तो उसे हम निर्यात कहेंगे, जिन्हें आप एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के नाम से जानते हैं। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट यानी कि अगर हम बात करें जब अन्य देश से वस्तुओं को मंगाया जाता है तो उसे हम आयात कहेंगे। ठीक है, जब हम दूसरे कंट्री से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसे हम आयात कहेंगे, और जब हम दे रहे हैं तो उसे हम निर्यात कहेंगे। तो ये आपका एक बेसिक है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है भुगतान संतुलन क्या होता है दोस्तों। तो किसी देश के निवासी और शेष विश्व के बीच एक निश्चित अवधि के दौरान जो सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है, सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे भुगतान संतुलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा किसी भी देश के जो निवासी और जो शेष विश्व के बीच एक निश्चित अवधि के दौरान, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान अगर हम देखें जो लेन देन होता है, एक व्यवस्थित जो रिकॉर्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भुगतान संतुलन कहते हैं। ठीक है, एक आपका शब्द है अवमूल्यन या डिवेल्युएशन। ये क्या होता है, तो जब किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष जो मूल्य ह्रास आधिकारिक तौर पर कर दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं अवमूल्यन। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिवेल्युएशन बोलते हैं। जब किसी मुद्रा के मूल्य में किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष मूल्य ह्रास आधिकारिक तौर पर कर दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो डिवेल्युएशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है कि एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है एसडीआर का फुल फॉर्म। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होते हैं, कम से कम 7 सदस्य होते हैं। सार्वजनिक कंपनी में अगर हम बात करें कम से कम कितने सदस्य होते हैं, सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 7 होती है इनकी संख्या। ठीक है, किसी देश के निर्यात और आयात के बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, अभी मैंने आपको बताया व्यापार संतुलन कहलाता है। किसी देश का निर्यात और आयात के बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, वो व्यापार संतुलन कहलाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बन चुके हैं। टीक्यूएम का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसे विकसित किसके द्वारा किया गया था, इसे विलियम डीमीग ने 1980 में विकसित किया था। विलियम डीमीग ने 1980 में विकसित किया था। टीक्यूएम का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके 4 अंग होते हैं दोस्तों, गुणवत्ता नियोजन, गुणवत्ता आश्वासन, गुणवत्ता नियमन और गुणवत्ता सुधार। तो इसके 4 अंग होते हैं, और अगर हम देखें सिर्फ आपको ये याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया था, विलियम डीमीग ने 1980 में विकसित किया था आपके। द नेक्स्ट है बीसीजी मैट्रिक्स का आविष्कार कब किया गया था आपके, तो 1970 में किया गया था। वर्ष याद रखिएगा 1970। बीसीजी मैट्रिक्स का आविष्कार कब किया गया, 1970 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्पाद एक ऐसी चीज है जिसे किसी व्यक्ति को किसी जरूरत या इच्छा को पूरा करने के लिए पेश किया जा सकता है। यह किसका कथन है, फिलिप कोटलर। दोस्तों फिलिप कोटलर ने कथन कहा था कि जो प्रोडक्ट एक उत्पाद एक ऐसी चीज है जिसे किसी व्यक्ति को किसी जरूरत या इच्छा को पूरा करने के लिए, किसी व्यक्ति की किसी जरूरत या इच्छा को पूरा करने के लिए पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है, फिलिप कोटलर के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार दोस्तों, फिलिप कोटलर के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर हम देखें हैं कि अगर उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो तो बिक्री राजस्व क्या होता है दोस्तों, बढ़ जाता है। तो ऐसे उत्पाद में उत्पाद की मांगों को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है मूल्य प्रत्यास्थता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मूल्य प्रत्यास्थता कहते हैं अगर उत्पाद का लाभ मार्जिन कम हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन जो है आपका कम है और बिक्री राजस्व बढ़ जाता है, तो ऐसे उत्पाद में जो उत्पाद की मांग को हम क्या कहते हैं, तो मूल्य प्रत्यास्थता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में पहला सुधारात्मक प्रयास जो है किसके साथ किया गया था, तो जब 1988 में जो सेबी की स्थापना हुई थी, इसी के साथ भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्षेत्र में पहला सुधारात्मक प्रयास किया गया था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है सेबी का फुल फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। द नेक्स्ट है कि भारत में सीएसआर की अवधारणा को कौन से अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले सीएसआर का फुल फॉर्म देख लीजिए। सीएसआर का फुल फॉर्म होता है कारपोरेट, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर का फुल फॉर्म होता है। और सीएसआर की अवधारणा को कंपनी अधिनियम जो है 2013, इसका जो सेक्शन है 135, इसके तहत नियंत्रित किया जा सकता है। तो भारत में सीएसआर की अवधारणा को कंपनी अधिनियम जो है आपका एक्ट जो है 2013 का सेक्शन
5 के तहत नियंत्रित किया जाता है और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। DIN का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है DIN का फुल फॉर्म। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें स्टेटमेंट है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। किसके अनुसार? प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। प्रोफेसर मार्शल का यह आपका कथन है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। ठीक है, जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान केंद्रित है। तो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था आपका। नेक्स्ट दोस्तों याद रखिएगा, फुल फॉर्म SME का फुल फॉर्म क्या होता है? SME का फुल फॉर्म होता है स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेज। ठीक है, SME का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? स्मॉल एंड मीडियम हाँ, तो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेज। ठीक है, SEME अगर हम देखें तो होता है स्मॉल एंड मीडियम SMES, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेज इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकार की नीति और कार्य जो होती है किसको संदर्भित करती है? आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर पूछा जाएगा सरकार की नीतियाँ और कार्य को संदर्भित करती हैं किसे? आपको कई सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको दोस्तों याद रखना है इसका जो राइट आंसर होगा आर्थिक पर्यावरण। सरकार की जो नीतियां और जो कार्य है ना, वो आपके आर्थिक पर्यावरण को संदर्भित करती हैं। ठीक है, यही आपसे पूछा गया है। ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। 5C मार्केटिंग में जो 5C है, इनका अर्थ क्या होता है? पहला होता है कस्टमर, ग्राहक। सेकंड होता है कंपनी। ठीक है, थर्ड होता है कंपटीशन यानी प्रतियोगिता, एंड कोलैबोरेटर्स जो सहयोगी होते हैं, और कंटेक्स्ट यानी प्रसंग। तो इन 5C का आपको डिस्क्राइब कर दिया मैंने यहाँ पे किन 5C में कौन कौन शामिल होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मार्केटिंग के विपणन में केंद्र बिंदु कौन होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ग्राहक होता है। मार्केटिंग के विपणन केंद्र में केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट कौन होता है आपके? तो ग्राहक होता है। ठीक है, विपणन विपणन मिश्रण शब्द को प्रतिपादित किसने किया था दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिलिप कोटलर ने किया था। विपणन मिश्रण शब्द जो है इसको किसने प्रतिपादित किया था? फिलिप कोटलर के द्वारा किया गया था, आपके फिलिप कोटलर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विपणन प्रक्रिया के कितने चरण हैं, तो 5 चरण हैं। जो मैंने अभी प्रीवियस 5C के बारे में बात की, तो 5 चरण है विपणन प्रक्रिया के। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब आयु, लिंग, आय या धर्म के आधार पर एक बाजार को बांटा जाता है तो ये कैसा विभाजन कहलाता है? ये एक जनसांख्यिकी विभाजीकरण कहलाता है। कैसा विभाजन? जनसांख्यिकी विभाजीकरण कहलाता है। जब किसी, अगर हम बात करें किसी बाजार को जब आयु, लिंग, आय या धर्म के आधार पर अगर बांटा जाता है तो ये जनसांख्यिकी विभाजीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, फॉर्म में भरी किसी ग्राहक की अगर हम देखें प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना होती है, तो ये एक बाहरी सूचना होती है। फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना होती है? एक बाहरी सूचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य उपभोग है। कथन किसका है? तो यह एडम स्मिथ का कथन है कि सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतिम उद्देश्य क्या है? उपभोग है। किसका कथन है? एडम स्मिथ का कथन है आपके। ठीक है, पैकिंग एंड ब्रांडिंग अगर हम बात करें किसका कार्य है, तो ये विपणन का कार्य होता है। पैकिंग और ब्रांडिंग ये एक मार्केटिंग का कार्य होता है, आपके विपणन का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे लास्ट है आपका कि इको मार्क स्कीम क्या होती है? जो किसी वस्तु विशेष को प्रदान किया जाता है जिसमें यह तथ्य प्रकट होता है कि उत्पाद किसी भी प्रकार से पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाएगा। तो ये एक इको मार्क का जो साइन होता है ना, ये यह बताता है कि यह प्रोडक्ट जो है ना पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो एक एक मार्क होता है, एक चिन्ह होता है, इको मार्क। ठीक है, कैसे लगे दोस्तों आज के 50 क्वेश्चन? इसी तरह से आपको और भी वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया आप सभी के लिए। एंड दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाए, कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, आपकी साइंस की सीरीज चल रही है, इन सभी वीडियो को आप सभी जरूर देखें और आप कमेंट करके बताइएगा आपका एग्जाम कब है दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।